हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके आसपास भी लोग स्वस्थ होंगे। तो ये मेरी अब सेकंड वीडियो है जो मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था इंट्रो लेक्चर में कि पूरी टेस्ट सीरीज पूरी लेक्चर सीरीज आएगी। तो ये उसका पहला वीडियो है। उस जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया था, आईआईटी जैम, जेस्ट, टीआईएफआर के बारे में। जेस्ट और टीआईएफआर के बारे में उतना नहीं किया था, बट आईआईटी जैम का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट सिलेबस और कौन कौन सी बुक्स आपको स्टडी करनी है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने वो वाली नहीं देखी है, तो एक बार उसे देख लें अगर उन्हें कुछ भी क्वेरी है आईआईटी जैम के रिगार्डिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें जो आप लोगों का रिस्पॉन्स था उसके लिए बहुत थैंक यू। अब जो आगे बढ़ते हैं, जो मेन हमारा काम है लेक्चर्स, जो हमारे जैम के लेक्चर्स हैं। मैंने कल ही बोला था कि उस वीडियो में बोला था कि मैं मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी जो जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है वो मैंने जो ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से, तो वो है मैट्रिक्स टॉपिक। काफ़ी इजी है, आप ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है क्या होता है मैट्रिक्स। तो उसी को हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप मैट्रिक्स सुनते हैं तो एक मैथमेटिकल व्यू के अलावा आपके माइंड में क्या आता है, क्या होता है मैट्रिक्स, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। आप अपने दिमाग में सोचिए, ऑफ कोर्स आप मुझे बता नहीं पाएंगे, पर मैं आपको बताऊं, मैट्रिक्स इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा, नथिंग एल्स। कोई हाइपर चीज़ नहीं है। आप हर जगह मैट्रिक्स देखते होंगे, मैथ्स में, फिजिक्स में देखते हैं, पर मैट्रिक्स का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो एक इमेज है, जो सिग्निफिकेंस है मैट्रिक्स का, वो केवल इतना है कि वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। आपने ज़रूर एक्सेल पे काम किया होगा या आपने देखा होगा एक्सेल पे कैसे काम होता है। तो आपने देखा है एक रोज़ रहती हैं, कॉलम्स रहते हैं, उनमें डेटा हम एंट्री करते हैं। अगर मैं उन पे एग्जैक्ट वो हटा दूं और एक कॉलम बना दूं, वो कुछ, अगर आपने सबने ही देखा होगा एक्सेल को, कुछ ऐसा सा एक वो रहता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। सपोज 1 2 5 6 7 8, तो ऐसा एक कोई बड़ा पैटर्न हो सकता है इन्फॉर्मेशन का। ये हम एक्सेल सीट की बात कर रहे हैं। मैं बहुत जनरल से आपको मैट्रिक्स का एक वो दे रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ कि आप अभी तक जो सीखते थे, अब तक जो समझते थे मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है और फिजिक्स में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे कोई भी एक डेटा सेट है, मैंने कोई भी एक वो स्लाइड वो बनाई है, एक्सेल सीट बनाई है, तो उसमें डेटा है। तो अगर मैं इसमें ये हटा दूँ, इनको ऐसे जस्ट डिफाइन ना करूँ ग्रिड में, और इसको एक उसके अंदर इंक्लूड कर दूँ, सो दिस इज माई मैट्रिक्स। दिस टेल्स मी अबाउट माई एक्सेल सीट, दिस गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट माई एक्सेल सीट। सो इसका बहुत यूज़ है मैट्रिक्स का, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट में डेटा होता है। अभी तो हम बहुत बेसिक में पढ़ेंगे जो मैथ्स में, पर मैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताऊं। अगर आप फिजिक्स में देखें तो जब आपके पास n इक्वेशंस हैं, लेट्स सपोज आपके पास n इक्वेशंस हैं, आपके पास n वेरिएबल्स हैं और n इक्वेशंस हैं। तो आपको पता है जब हम 3 डायमेंशंस की भी इक्वेशंस करते हैं तो बहुत कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ट्रैकी हो जाती है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। सो यहाँ पे तो n वेरिएबल्स हैं, n इक्वेशंस हैं। ये भी आपको पता होगा कि ये सेम है। अगर जितने वेरिएबल्स होती हैं, अगर हमको डिटरमाइन करने हैं तो हमें उतने ही इक्वेशंस चाहिए जो हमने अब तक पढ़ा है। तो इस चीज़ को हम कैसे वो करते हैं, तो इस चीज़ को करने के लिए हम मैट्रिक्स जो फॉर्मुलिज्म है उसका यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। जब मैं मैट्रिक्स का आपको जनरल ओवरव्यू देने के बाद मैट्रिक्स के एप्लीकेशन पार्ट पे आऊँगा, तो वहाँ पे आपको बताऊँगा कि ये कैसे होता है। और ऑल्सो फिजिक्स में जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना होता है, तब भी हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अगर आपने वर्ड पहले सुने तो बहुत अच्छा, बट आपने नहीं सुने तो आप चिंता मत करिए। जब मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट बनाऊंगा मैट्रिक्स का, उसमें सब इंक्लूड होगा। और केवल फिजिक्स और मैथ्स में नहीं, मैट्रिक्स का यूज़ कंप्यूटर साइंस और भी ब्रांच में है।
कंप्यूटर साइंस में डेटा सेट्स नाम की चीज़ होती है, जो जो कोई कंप्यूटर साइंस में जानता होगा प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे भी आपके मैट्रिक्स का यूज़ होता है। मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में आपके मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ होता है। तो अब ज़्यादा नहीं बनते, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, व्हाट इज मैट्रिक्स? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डेटा में क्या क्या हो सकता है? अल्फाबेट्स, वेरिएबल्स हो सकते हैं, आपके फंक्शंस हो सकते हैं। अगर हम फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन पार्ट पे देखें तो फंक्शंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी जिसको हमने एक रेक्टेंगुलर एरे, एक अरेंजमेंट बनाया है, उसमें हम जो डाल रहे हैं वो हमारी मैट्रिक्स है। तो अब मैट्रिक्स की जो नॉर्मल जो चीज़ होती है, अभी जो हम नॉर्मल से चलेंगे, डिफाइन कैसे करते हैं। आपने देखा यहाँ पे क्या वर्ड है? रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर मीन्स इसकी कुछ यहाँ पे कॉलम वो होंगे, रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, C1, C2, C3, रोज होंगे R1, R2, R3। तो अगर मैं इसको लिखूंगा, बनाऊंगा, एक मैट्रिक्स आपके सामने बनाऊंगा, तो आपने देखा एक रेक्टेंगुलर सा शेप होता है। जैसे कि लेट्स से हम एक एग्जांपल लें, ये हो गया 1 5 4 5 2 3 6, ये एक मैट्रिक्स है। 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। ABCD, ये एक मैट्रिक्स है। ABCD, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ऐसे आप कुछ भी, कोई भी, ये एक जस्ट एक अरेंजमेंट है, मैंने डेटा को अरेंज किया हुआ है। तो अब इससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे, क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं, क्या क्या वैल्यूज आती हैं, तो वो इंफॉर्मेशन के लिए होता है। तो ये मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन है। अब हम मैट्रिक्स के लिए एक और चीज डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ, it's also a basic thing about matrix। तो अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास, सपोज ए मैट्रिक्स है, उसमें P कॉलम एंड Q रोज है। P कॉलम्स हैं, Q रोज हैं। देखो अगर हम नंबर ले लें, मैं जैसे जस्ट आप उसके लिए, कॉलम्स हैं तीन कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, 2 रोज होंगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी मैट्रिक्स है। तो इसके ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर को Q बाई P, मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। और इसको हम पढ़ते कैसे? Q बाई P। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलना है कि उसमें P कॉलम्स हैं, Q रोज हैं, तो मैं उसके ऑर्डर को बोलूंगा Q बाई P। दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक थिंग अबाउट मैट्रिक्स। वैसे आपने ये सब चीजें 12th क्लास में पढ़ी हैं, याद है, तो अगर आपको याद है, कई बार भूल जाते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स का वो था, जनरल इंट्रोडक्शन था। अब अगर हमने हायर फिजिक्स में जाते हैं, तो हम ऐसे कोई भी वहाँ पे n डायमेंशनल मैट्रिक्स होती हैं, ऑर्डर n बाई n हो सकता है। तो n बाई n को तो हम बोर्ड में वो करेंगे नहीं, तो हम एक सिंबल देते हैं, मैट्रिक्स को एक सिंबल देते हैं, जनरल सिंबल देते हैं हम ये AIJ। और एक और चीज़ में, मतलब जो मैट्रिक्स हम जो भी डेटा की एंटिटी करते हैं, जो भी एंटिटीज होती है मैट्रिक्स की, उनको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये उन एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब ये AIJ आपने बहुत जगह देखा है, आधों को, सबको, मोस्टली सबको पता भी होगा। इसमें जो ये I है, ये रिप्रेजेंट करता है रो को, कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी रो में, मतलब जो हमारा जो AIJ एलिमेंट है वो कौन सी रो में है। और J हमारा है रिप्रेजेंट कॉलम। if order of my
ऑर्डर ऑफ माई मैट्रिक्स इज n बाई n। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अभी आगे बताऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। n बाई n हमारा ऑर्डर है, लेट्स सपोज n बाई n नहीं होगी m बाई n। तो जो i होगी इसकी वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके m तक, और जो j होगा इसकी वैल्यू वेरी करेगी n तक। आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली नोट्स बनाने वाली हैबिट्स में हैं, आप पॉज करके या मुझे बताएंगे कैसे, पर पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इनको। तो ये कंडीशन है, i की वैल्यू i से m जाएगी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारा उसका, सिंपल रिप्रेजेंटेशन किसी एलिमेंट का, a i j ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप मैट्रिक्स का जो बहुत ही बेसिक है कि क्या मैट्रिक्स की आप एक माइंड में एक इंटरप्रिटेशन बना चुके हो। कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती है, पर जिन केसेस में हम हेल्प लेते हैं मैट्रिक्स की फिजिक्स में वो डिफिकल्ट होती हैं। वो बहुत ऐसा वो होता है, कैलकुलेशंस होता है जिसमें मैट्रिक्स की यूज़ लेते हैं। इवन क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप देखें तो मैट्रिक्स का ही एक मैट्रिक्स अलजेब्रा ही यूज़ होता है। वहाँ पे अलग अलग नोटेशन है। तो एक हाइजेनबर्ग पिक्चर है, उसमें कंप्लीट मैट्रिक्स ही चलती है। तो वो जब क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट आएगा तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम चीज़ बताते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स की हमारी मैट्रिक्स होती है। हम ऑर्डर को नहीं, टाइप से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स में ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं। अब हमने मैट्रिक्स को पहले अपने माइंड में एक इमेज बना ली है, मैट्रिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। अब हम उसको एक मैथमेटिकल एंटिटी मान रहे हैं, फिजिक्स में एक मैथमेटिकल एंटिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो उसके कुछ ऑपरेशन होंगे। ऑपरेशन क्या होते हैं, डॉक्टरों वाला ऑपरेशन नहीं, कि यहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मेल या मिनी की बात करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन दीज आर दी ऑपरेशन अप्लाइड ऑन मैट्रिक्स। तो आप कैसे कर सकते हैं मैट्रिक्स में ऑपरेशन। तो मेरी एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स है b, उसका ऑर्डर है b मल्टीप्लाई बाई q। ये मेरी दो मैट्रिक्स है, मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, a प्लस बी को ऐड करना है। तो ये एक दो तरीके का एडिशन हो सकता है, ठीक है, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, जो पढ़ते आएंगे, जो पूरे जैम के कोर्स में चलेगा, वो है नॉर्मल जो एडिशन होता है, उसको हम यूजुअल एडिशन बोलते हैं आई गेस। तो यूजुअल एडिशन के लिए कंडीशन होती है, यूजुअल एडिशन के लिए कंडीशन होती है फॉर एडिशन द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। तो एक हमारे जो नॉर्मल जो हमारा यूजुअल एडिशन होता है मैट्रिक्स का, उसके लिए कंडीशन होती है कि जो ऑर्डर है वो दोनों मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। मींस m इक्वल टू पी, n इक्वल टू क्यू। या इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ, अब एडिशन कैसे होगा, जो उनके इंडिविजुअल हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज कोई एक वो है, वैसे एडिशन, ये नॉर्मल एडिशन आप सब जानते होंगे। और बी हमारी मैट्रिक्स है 7 8 9 एंड ABC, लाइक ये है। मुझे इन दोनों का एडिशन करना है। तो a प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी मेरा हो जाएगा 8 10 12, a प्लस 4 b प्लस 5 एंड c प्लस 6। तो ये हमारा नॉर्मल एक नॉर्मल सी चीज़ है। हमने हर 7 के पहले एलिमेंट को a11 को ऐड कर दिया, a12 b12 इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये सिंपल एडिशन का वो है हमारा मैकेनिक्स है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया जो आप जानते ना हो या आपको कभी दिक्कत आई हो समझने में। ये बहुत सिंपल चीज़ें इवन 5 मिनट की उसमें इंट्रोडक्शन में हो जाती हैं। तो ये हमारा नॉर्मल एडिशन है। नॉर्मल एडिशन को अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ ऐसी फॉर्म में, मेरी AIJ की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो नॉर्मल एडिशन को लिखूंगा मैं, ये मेरी एक मैट्रिक्स है A, इसका एलिमेंट है AIJ, B है BIJ,
और a प्लस बी का जो सम है c, उसके हो जाएंगे सी आई जे, और सी आई जे की वैल्यू क्या होगी, ए आई जे प्लस बी आई जे, मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग ये फॉर्म में आपको क्यों बता रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे सर समझ तो गए, सिंपल सी चीज़ है, क्या है, कई बार ऐसी फॉर्म आ जाती है आई जे की फॉर्म में, ये इंडेक्स की फॉर्म में आ जाती है, और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मतलब मैट्रिक्स का ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं, ऐसा समथिंग, ये सब चीज़ें उनमें कंफ्यूज, इनमें छोटी छोटी चीज़ें आ सकती हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं, ये क्वेश्चन के बीच में यूज़ होते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसी फॉर्म में दिया हो तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं इस फॉर्म के साथ साथ चल रहा हूँ। तो ये सिंपल एडिशन है। तो अब मुझसे बच्चे पूछेंगे, मैंने भी पूछा था कभी कि अगर ऑर्डर सेम ना हो, इफ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो, तो क्या मैं दोनों मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकता? क्या लगता है आपको? दो मैट्रिक्स है मेरे पास, ए है बी है, एक का ऑर्डर एम बाई एन है, एक का पी बाई क्यू है, तो क्या मैं इन मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकता? ट्राई करते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम। ये जो डायरेक्ट सम है, ये आप कहीं पे अभी नहीं पढ़ेंगे, कहीं पे भी नहीं, एमएससी तक भी आपको डायरेक्ट सम का कुछ यूज नहीं होगा। ये हायर जब हम थोड़ा टेंसर के मैकेनिक्स में, टेंसर आपने सुना होगा, अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में आपको टेंसर भी पढ़ने, तो हम टेंसर भी पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो जरूर देंगे, जैम के कोर्स में है वो। तो डायरेक्ट सम में क्या होता है, मेरा एक है ए जिसका है m क्रॉस n, ये हमारा ऑर्डर है, एक है b, इसका है p क्रॉस q, ये दोनों सेम नहीं है, तो जो इन दोनों का डायरेक्ट सम होगा a प्लस बी, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। वहां पे क्या ऑर्डर सेम रहेगा, m क्रॉस n है, आपने देखा एंटिटी करस्पॉन्डिंगली जुड़ रही है, ऑर्डर सेम ही रहेगा, m क्रॉस n ही रहेगा, बट यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा और बढ़ जाएगा। जो a प्लस बी का ऑर्डर होगा डायरेक्ट सम में, वो होगा m प्लस पी और n प्लस क्यू। ये चीज आपने शायद नहीं देखी हो, तो ऐसा है, बट ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको और अच्छी फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स को ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए, a प्लस बी को लिखते ऐसे हैं। तो ये मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप जब कभी ऐसा कोई आपको बोले कि क्या हम अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो प्लस कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारा ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, उसको हम डायरेक्ट सम बोलते हैं। सेकंड जो मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, वो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। छोटे छोटे पॉइंट है, जल्दी जल्दी करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, कुछ भी है a11, ये देखो वहां पे जो मैं आई जे आपको समझा रहा था, ये ऐसे है, अगर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, a12 a13, यहाँ पे a21 a22 a23 a31 a32 a33, देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी रो कौन सा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए। ये एक नॉर्मल मेरी वो है, अगर मैं इसमें कोई भी स्केलर जोड़ना चाहूँ, मल्टीप्लाई करना चाहूँ कोई, तो वो हर एलिमेंट में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। हर जगह पे अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो एक ये सब एलिमेंट्स में चला जाएगा। ये भी बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए इसको ज़्यादा आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, मुझे क्या वो आदत है जल्दी मिटाने की, तो सॉरी अगेन बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ इसको नोट कर लेना, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको नोट करने का प्रॉपर टाइम दूँ। तो सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, मैट्रिसेस। मैं बोल रहा सर ये क्या होता है, इंग्लिश की क्लास है क्या, तो नहीं, ये नॉर्मल बता रहा हूँ। तो ए बी कोई दो मेरी मैट्रिक्स है, ए एंड बी, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है ए बी, ये m इंटू एन, और यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, आप सब जानते हैं, आपने आज तक जो किया है, जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है, जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है पहली मैट्रिक्स का, वो दूसरे का नंबर ऑफ
रो होना चाहिए। ये है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर कोई दो वो हैं तो उनका जो पहले वाले का जो नंबर ऑफ रो है, ए मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है सॉरी, वो इक्वल होना चाहिए बी के नंबर ऑफ रोज से, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वो क्यों है वो जब हम अभी निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब पता चलेगा क्यों है। तो ये कंडीशन है। अब अगेन है तो क्वेश्चन आपके लिए कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर लेट सपोज कि यहाँ पे कुछ भी और है, एन नहीं है, लेट सपोज यहाँ पे क्यू है, तब क्या मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता? ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट वो फिर हाइयर आपके लिए, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं टेंसर में डिस्कस करूँगा। उसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, वो टेंसर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं उसे। तो वो टेंसर जब वो एनालिसिस करेंगे हम उसमें पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब आपने समझ तो लिया कि ये रो होना चाहिए। होता कैसे है? अगर मेरे भाई ये है A11, A12, A13, फटाफट लिखते हैं क्योंकि इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। A23, A31, A32, A33, दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, B11, B12, B13, B21, B22, B23, आवाज सॉरी, B31, B32, B33। तो ये दूसरी मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जो इसके जो वो है रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। सिमिलरली जो ये रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ऐड हो जाती है। सिमिलरली जो ये है वो इससे होती है। ठीक है, मतलब इसका जो ए बी होगा अगर मैं करूँ तो वो होगा A11, B11 प्लस A12, B21 और A13 और B31। ऐसे ऐसे आप अब कर सकते हैं। मतलब इस रो को आपको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली इस रो को इस कॉलम और ऐड कर देना है। ये पहला एलिमेंट है। जब मैं इस रो को इसके साथ करूंगा दूसरा एलिमेंट आएगा, इस रो को इसके साथ करूंगा तो मेरी पहली रो का तीसरा आएगा। ठीक है, ये अगर आपके लिए टफ पर, वैसे आप जानते हैं, आपने किया है 12th क्लास में मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये आप काफ़ी सिंपल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए लिख देता हूँ कौन सा एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे जगह नहीं हो पाएगी सारे। तो A11, B12 प्लस A12, B22 और प्लस A13, B32। और अब आप कर लेंगे, अब यहाँ पे वो नहीं है तो मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। ऐसे आपको इस रो को इसके साथ करना है इस एलिमेंट के लिए, इस रो को इसके साथ करना है ऐड कर देना इस एलिमेंट के लिए, इसको इसके साथ इस एलिमेंट के लिए, एंड सेम प्रोसेस करनी है। ये होता है मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखो इस ये तो आप बहुत वैसी अगर समझाएं, तो अगर हमें इसको वैसी फॉर्म में लिखना है, आप बोल सकते हैं बिल्डअप फॉर्म में लिखना है, आईजे की फॉर्म में लिखना है, मुझे इंडिसेस की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? वो थोड़ा वो है, आपने कभी आज से देखी नहीं होगी वो फॉर्म, तो वो आप समझना कैसे होता है। तो ए बी का आईजे मैट्रिक्स जो मेरी नहीं बनेगी वो ए बी होगी। ए बी का जो आईजे होगा वो सम होगा, कोई मैंने बीच में ले लिया, एन ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है? एन बाई एन है। ठीक है, मैं अभी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ, एन बाई एन ऑर्डर है, ए आई के बी के जे। अब ये के है, ये आगे आगे आपने जब भी पीछे देखा, आप इस फॉर्म से बना सकते हैं उसको। के की डिफरेंट आई की आप पहली वैल्यू यहाँ पे 1 1 निकालना चाहते हैं, अगर आप ए बी 1 1, तो ये ए बी अगर आप 1 1 निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आई 1, के की पहली वैल्यू ले लिया 1 के लिए 1 1 प्लस अब के 2 के लिए 1 2 बी 2 यहाँ पे 1 1 है प्लस ए 1 3 बी 3 1। तो ऐसे ही ये वाला एलिमेंट निकलेगा, ऐसे सारे एलिमेंट निकलेंगे। तो ये मैं आपको इस फॉर्म में भी समझाना चाहता हूँ। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया है तो आप मल्टीप्लिकेशन में कभी, ये अगर जो छोटे बच्चे भी 12th के बच्चे भी होते हैं वो भी कई बार भूल जाते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत बेसिक हमने ऑपरेशन पढ़े। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं, सब चीज़ें हो चुकी है। मैट्रिक्स के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब ये टाइप्स हमने डिवाइड क्यों किए हैं? अगर आप टाइप से डायरेक्ट प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं,
आप मैट्रिक्स की डायरेक्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको पता है कि इस टाइप की मैट्रिक्स है तो आप उसकी उस टाइप से डायरेक्ट प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। वो आप आगे इस कोर्स में आप चलना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। तो सबसे पहला जो टाइप है, सबसे ज़्यादा यूज जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सबको पता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सबको पता है ना। m इक्वल टू n, मतलब इसको डायरेक्ट ये ऐसे भी लिख लो या ऐसे भी लिख लो। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और मोस्टली जो यूज़ होती है फिजिक्स में, यूज़ होती है मैथ्स में भी, जो हम ज़्यादा डील करते हैं वो इन्हीं मैट्रिक्स के साथ करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ करते हैं। उसका रीज़न है एक, आपने डिटर्मिनेंट सुना होगा। आपने कभी डिटर्मिनेंट किसी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला है? याद करो 12th में कभी भी कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स सही हो, एक कॉलम कम हो एक ज़्यादा हो, मतलब सेम ना हो रो और कॉलम, तो कभी आपने डिटर्मिनेंट निकाला है? या आपको टेक्निक पता है कैसे निकाल सकते हैं? देखो निकाल सकते हैं, पर हम वो भी एक, देखो जैसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो भी आपको हायर टॉपिक्स हैं, वहाँ पे भी हम, खैर मैं अब चलो आपको बाद में बताऊंगा। तो आपने नहीं निकाला होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट जो प्रॉपर्टी है वो प्रोमिनेंटली डिफाइन है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू से हम मैट्रिक्स की कई प्रॉपर्टियां जान सकते हैं। जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, वो होती है कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं है। अगर मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हुआ तभी मेरी जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स का। तो ये सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इससे पहले भी जो जनरल मैट्रिक्स है, इससे पहले जो और जो जनरल चीजें हैं, मैं बोल दूं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, इसको रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओनली वन रो, केवल एक रो होती है हॉरिजेंटल, से ए बी सी डी, ये हो गया हमारी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। सेकंड यहाँ पे आ गया हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल को बोल देते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम, एक कॉलम होता है ए बी सी डी। ये हमारी, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, रो मैट्रिक्स भी होती हैं। तो ये दो जनरल मैट्रिक्स थी, उसके बाद हम आते हैं जो अभी आपने डिस्कस किया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद मैं डिफाइन करूँ डायगोनल मैट्रिक्स। ये चीज़ मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन आप लिख लो, आप समझ जाओगे डेफिनेशन से ही। और अब जो आगे जितनी मैट्रिक्स डिफाइन हो रही है सारी स्क्वायर, आप ये याद रखें। रो कॉलम मैट्रिक्स वो हट चुकी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो, तो आगे जितनी भी टाइप्स हैं ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, उनसे इनके नाम अलग अलग हैं। तो इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स of a square matrix is zero, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन डायगोनल कैसे होते हैं। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें एक आप डायगोनल देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल ये भी है, पर ये प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट है बी सी एफ डी जी एच, इन सब की वैल्यू जीरो हो, तो ये मेरी जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, सेम डायगोनल मैट्रिक्स से ही आगे बढ़ेंगे हम, जो हमारा अगला टाइप आएगा। जल्दी बढ़ेंगे इन चीज़ों को। ये चीज़ों से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जेएम में, पर ये बेसिक्स है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो थर्ड है वो हमारी है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, यहीं से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल है।
डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे ए ई आई। अगर मैं सारे डायगोनल एलिमेंट को सेम कर दूं, ए ए ए या कोई नंबर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो ये मेरी बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। तो एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऑल if all diagonal element of a diagonal matrix is same। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है तो वो स्केलर है। यहीं से अगली प्रॉपर्टी, अगला मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी काफी यूज होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, मतलब स्केलर है मैट्रिक्स, मतलब जो तीनों डायगोनल एलिमेंट हो सेम है, अगर उस स्केलर की वैल्यू 1 हो, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट इन diagonal matrix is 1, then it is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कई बार देखा आपने ये चीज़ें। मैं अब अभी जो वो कर रहा हूँ 3x3 की ले रहा हूँ, 2x2 की भी हो सकती है, ठीक है, या 4x4 की भी हो सकती है, पर मैं 3x3 की ले रहा हूँ। 2x2 की लोगे तो ऐसी हो जाएगी, बस ये वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्या क्या टाइप्स पढ़ चुके हैं हम? एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, रो और कॉलम पढ़ी है, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल पढ़ी। डायगोनल में क्या है? जिनके डायगोनल एलिमेंट के बाद सारे एलिमेंट 0 हैं। उसके बाद हमने पढ़ी स्केलर, सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है और वो उनकी वैल्यू अगर 1 है, सारे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 है, तो हमारी यूनिटी मैट्रिक्स। आगे हम बढ़ते हैं नल मैट्रिक्स। सिंपल है नल मैट्रिक्स भी, सारे एलिमेंट 0, ऑल एलिमेंट आर 0। तो इसको बड़ा वो लिखते हैं, मतलब 0 है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स को। आपने देखा होगा कैपिटल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, आप बुक्स में देखोगे कहीं पे कैपिटल वर्ड रहेगा, कहीं पे कंप्यूटेशन हो रहा, ये तो वेक्टर है, वो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल वर्ड में लिखते हैं। तो सारे एलिमेंट 0 0 0, ये हमारी नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप पे बनते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरी एक मैट्रिक्स है, उसका एक प्रिंसिपल डायगोनल है, एक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो एक मेरी वो है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल से अगर नीचे वाले जितने एलिमेंट है नीचे, वो सारे अगर 0 हो जाए, तो आप देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल सा दिख रहा है आपको, ऊपर ट्राइंगल तो अपर ट्राइंगुलर, ठीक है। अब आप जो नेक्स्ट टाइप आने वाला है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, वो भी आप जानते हैं वो क्या होगा। अपर ट्राइंगुलर समझिए ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, नीचे वाले सारे 0 हैं। मुझे डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है तो आप नहीं, खैर आप ये चीज़ जब समझ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन आपको कहीं काम नहीं आएगी, तो इसको आप रहने दें। नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया, अपर ट्राइंगुलर की जगह लोअर ट्राइंगुलर, यहाँ पे अब क्या हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है कि अब जो लोअर अपना नीचे एक ट्राइंगल बनेगा, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट है ये सारे हो गए 0 0 0। अब यहाँ पे लोअर में एक ट्राइंगल, मतलब मीनिंग वर्ड से समझिए, ये क्या हो रहा है, लोअर में एक ट्राइंगल बन गया, अपर ट्राइंगल हो गया, लोअर ट्राइंगल हो गया आपका, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वह पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक
पीरियोडिक मैट्रिसेस, पीरियोडिक वर्ड क्या होता है? पीरियोडिक मीन्स आपने अगर वेव्स में पढ़ा है, पीरियोडिक मोशन सब कुछ में क्या होता है कि एक टाइम के बाद मोशन अपने आप को वापस रिग्रेन करे। सेम एक मोशन हो रहा है, एक वेव चल रही है, एक टाइम पीरियड के बाद वो फिर से वेव सेम फॉर्म गेन कर ले, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है मेरी, उसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक ए मैट्रिक्स है, उसमें मैंने उसे 10 बार मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गई? वही मैट्रिक्स मिल गई ए। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ए मैट्रिक्स है, ये आपको मैंने एक मैट्रिक्स थी, उसको मैंने के टाइम्स उसमें और मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले से थी के बार और मल्टीप्लाई किया तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल गई सेम। तो मैं बोलूँगा दिस इज अ पीरियोडिक मैट्रिक। मतलब मैं अगर बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो किसी एक पीरियड के बाद मेरी मैट्रिक्स सेम हो जा रही है। तो ये जो ये के है, जो इसको बोलते हैं हम पीरियड, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स, या जो भी है ये पीरियड है। ठीक है, आप समझ चुके हैं इसको। तो हमारा काफ़ी डिस्कशन हो चुका है मैट्रिक्स का, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इससे आगे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियोस, अगर आप अच्छे से इसे समझे, इसके कॉन्सेप्ट को समझे जो मैं आपको समझाना चाहता था, तो लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।